Hello everyone. So it's CA Yashwanshal this side making this video to share my experience how I secured 69 marks in elective paper in CA final. So I qualified my CA finals in November 2020 attempt. So in this video we will be covering which subject I opted for the elective paper and the reason behind that, what strategy I applied in preparing that subject, and how I prepared for the last 1.5 day before exams, and yes, tips and tricks related to while attending the exams. Coming to the question which subject I opted for the elective paper, based on my interest, my articleship exposure, and discussion with seniors, I was left only with two options, either to go with the international taxation subject or with the economic law. So I went with the economic law subject. Now the reason behind not opting for international taxation was, first of all, my articleship exposure was in statutory audit, so no link with the taxation part, international taxation part. Secondly, if we see, the international taxation is more of a concept building and time consuming subject, just like our direct tax subject in group 2. Thirdly, I didn't have much interest towards the taxation part, and secondly, neither wanted to make my career in only taxation part. So now coming to the reason why I went with the economic law was, first of all, it consists of 6 chapters, out of which 80 to 90% of first 3 chapters were already covered in law subject of group 1, that is formula, FEMA and IBC. सेकेंडली, सपोज देयर इज अ सिचुएशन कि जहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपको वो नहीं आता एग्जाम में, तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि हम क्वेश्चन से कीवर्ड पिक कर लेंगे कि हाँ, ये कीवर्ड पिक करके आप इंडेक्स में सर्च मार के उस रिलेटेड आप पैरा निकाल सकते हैं और वो पैरा फिर आप एग्जाम में कॉपी कर सकते हैं. तो ये जो ट्रिक है कि कीवर्ड सर्च मार के वो पैरा निकाल के वहाँ से आंसर आप लिख दें, तो ये आपका इसमें नहीं होता है, इंटरनेट टैक्सेशन में पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो मोर ऑफ कॉन्सेप्ट बेस्ड है और प्रैक्टिकल सॉल्विंग टाइप क्वेश्चंस आते हैं. थर्ड रीज़न वॉज कि एसबीएन लॉ की ग्रुप 2 थोड़ा टफ सब्जेक्ट माना जाता है, ग्रुप माना जाता है, और इसमें एग्रीगेट बनाने के लिए एक इलेक्टिव जो पेपर है एक बहुत अच्छा सपोर्ट देता है कि इसमें हम एग्जामिशन इजीली क्लेम कर सकते हैं. सो आई थिंक इट्स माई पर्सनल ओपिनियन कि इकोनॉमिक लॉ में एग्जामिशन क्लेम करना इज़ मोर ईजी एज़ कम्पेयर टू द इंटरनेशनल टैक्सेशन सब्जेक्ट. और अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट है इंटरनेशनल टैक्सेशन में, तो आई रिकमेंड कि आप अभी इकोनॉमिक लॉ ले लें स्कोर करने के लिए, और बाद में आपका आफ्टर एग्जाम स्टिल रिजल्ट टाइम तो है ही, तब भी आप अपने लिए इंटरनेशनल टैक्सेशन की क्लासेस भी पढ़ सकते हैं. So now coming to the part how I prepared for the elective law subjects, you have two options, either to go with the video lectures or to prepare it on self basis. So अगर आप वीडियो क्लासेस लेते हैं तो इलेक्टिव लॉ की आपकी 25 to 30 वीडियो लेक्चर्स होते हैं, और अगर आपने उन्हीं टीचर से ले रहे हैं जिनसे आपने ग्रुप 1 में लॉ भी ली थी, तो उसमें 10 to 15 लेक्चर्स आपके रिपीटेड होते हैं, तो नेट ऑफ आपको 10 to 12 वीडियोज़ ही और देखनी होती है इलेक्टिव लॉ प्रिपेयर करने के लिए. सो नाउ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग दिस सब्जेक्ट ऑन सेल्फ बेसिस, तो पहले के जो 3 एक्ट्स है, डेट इज़ फेमा, IBC एंड फॉर्मूला, जो आपकी ग्रुप 1 के लॉ में भी कवर है, तो उसमें जो एक्सटेंशन पार्ट है 10 to 20% उसको आपको एक कॉन्सेप्चुअल रीड देनी है. नाउ कमिंग टू द रिमेनिंग 3 एक्ट्स, डेट इज़ प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी एक्ट, रेरा एंड कॉम्पिटिशन एक्ट. तो उसको रीड करने से पहले क्या करें कि आप यूट्यूब पे जाएं और सर्च करें, तो आपको समरी वीडियोस उसकी मिल जाएंगी हर एक एक्ट की. जैसे मैंने साइदे सर की वीडियोस रेफर करी थी, हर एक एक्ट की उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रखी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा. तो उससे होता क्या है कि आपको एक बेसिकली आइडिया लग जाता है कि ये एक्ट आया कैसे, इसके अंदर है क्या, और हम कैसे इसको पढ़ने वाले हैं आगे. अब अगर हम देखें तो साइंदर सर ने अपनी बहुत सारी ऑडियो रिविजनरी ऑडियोज़ भी बनाते हैं, इकोनॉमिक लॉ से रिलेटेड भी और लॉ से रिलेटेड भी, तो वो अपनी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं. उसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ, जो आपको बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी न्यू कॉन्सेप्ट को समझने के लिए या फिर रिवाइज करने के लिए. नाउ अब चाहे आप लेक्चर्स लेकर प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर सेल्फ बेसिस पे प्रिपेयर कर रहे हैं, एक चीज़ जो आपको फॉलो करनी ही करनी है कि आप कोई भी प्रोविज़न बनाते हैं, मतलब पढ़ते हैं, तो उसको अपने ही लैंग्वेज में आपको एक चार्ट भी बिल्ड कर लेना साइड में, या फिर अपनी लैंग्वेज उस प्रोविज़न को लिख लेना. अब उससे होता क्या है, मान लो आपका कोई भी क्वेश्चन आया, अब आपको वो प्रोविज़न हिट किया कि अच्छा ये प्रोविज़न इस टॉपिक से रिलेटेड है, वो आपने इंडेक्स में सर्च किया और उस पेज पे चले गए. अब उसमें क्या होता है कि बुक में बिल्कुल ही बुक की लैंग्वेज टेक्स्ट होता है, तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा. लेकिन अगर आपने वो अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है, तो आपको सीधा क्लिक करेगा कि हाँ, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा था, और आपके हैंड राइटिंग में शॉर्ट में आप एकदम से पढ़ लेंगे. अब जब आप
को हिंट लग जाएगा कि हाँ इस पैराग्राफ में मेरा आंसर है, क्योंकि वो आपने अपनी हैंडराइटिंग में शॉर्ट में राइट में लेफ्ट में लिख रखा था। तो लेकिन जब उसका आंसर लिखेंगे वो आप बुक की टेक्स्ट की लैंग्वेज में लिख देना। सेकेंडली क्या करना है आपको, जो आपकी बुक की इंडेक्सिंग है वो आपकी बहुत अच्छी और बहुत एलेबोरेटिव होनी चाहिए। अगर आपको जो भी इंडेक्स मिलता है, आपको जब भी आप केस स्टडी सॉल्व करेंगे आपको देखना है कि उस इंडेक्स में देख के मेरे को वो कीवर्ड मिल रहा है नहीं मिल रहा, कि हर पेज पे जो भी टॉपिक है वो इंडेक्स में है या नहीं। अगर आपको लगता है कि वो जो इंडेक्स में लाइन लिखी है उससे वो टॉपिक का आपका लिंक नहीं बैठ पा रहा है, तो अपनी लैंग्वेज में ही उसको और ऐड कर लें और उसको ऐसा कर दें कि आपको इंडेक्स देख के ही पता चल जाए कि हर पेज पे कौन कौन सा टॉपिक है। सो नाउ कमिंग टू द केस लॉ पार्ट, एज वी ऑल नो कि May 20 अटेम्प्ट में या फिर जो मर्ज November 20 अटेम्प्ट में ICAI ने केस लॉज इंट्रोड्यूस करी थी इकोनॉमिक लॉ में। तो व्हाट आई डिड कि जो भी ICAI ने अपने मटेरियल रिलीज़ किया था उसके बेसिस पे मैंने अपने एक्सेल में शॉर्ट नोट्स बना लिए थे कि हर केस लॉ क्या बोलता है। और उसके ही थोड़े दिन बाद साइंस सर ने भी अपने समरीज निकाली थी केस लॉज की, तो वो समरीज मैंने अपने ही एक्सेल में हर केस लॉ के सामने प्लॉट कर दी। तो वो एक्सेल शीट में पूरी कॉम्प्रिहेंसिव है, हम उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। नाउ कमिंग टू द केस स्टडी पार्ट, मैंने क्या क्या किया था कि BOS पे आपकी जो भी 10 to 12 केस स्टडीज़ थी वो सारी प्रैक्टिस करी थी। प्लस में आज तक जितने भी MTPs थे और पास्ट ईयर पेपर्स थे उनकी भी मैंने केस स्टडी सारी प्रैक्टिस करी थी। अब मैंने उसमें भी एक्सेल क्या करा कि एक्सेल में मैंने 4-5 कॉलम बना लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका ये केस स्टडी किस अटैम्प्ट का है, या फिर BOS से या फिर MTP से है। सेकेंड कॉलम में था कि ये किस एक्ट से रिलेट करता है। थर्ड में था कि ये MCQ है, डिस्क्रिप्टिव है। और फोर्थ कॉलम में था कि क्वेश्चन क्या है। तो इस तरह से मेरे पास एक पूरा इंडेक्स बन गया था कि हर पेपर में कौन कौन से एक्ट से कौन कौन से क्वेश्चंस आज तक आ रखे हैं। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ था कि जब मैं अपने एग्ज़ाम सेंटर में गया, मैंने एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर देखा, तो मुझे कहीं ना कहीं हिट किया कि ये जो 2-3 सब पार्ट है इस क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चंस के, वो पहले आ रखे हैं। तो मुझे जैसे ही हिट किया कि पहले आ रखे हैं, तो मैंने उस एक्ट का वो शीट खोली और वहाँ से सर्च करना स्टार्ट किया। तो मेरे को बिल्कुल एग्जैक्ट 2-3 क्वेश्चन पास्ट ईयर के मिल गए थे, और उसी का सॉल्यूशन मैंने सीधा अपने जो मैं मटेरियल लेके गया था वहाँ से सीधा आंसर शीट में कॉपी कर दिया था। तो इस पूरे इंडेक्स का ये बेनिफिट होता है कि बाई चांस अगर आपका कोई भी सब पार्ट सेम आता है 3-4 मार्क्स का, तो आप विदाउट एनी टेंशन आप वही सेम कॉपी कर सकते हैं जो सजेस्टेड आंसर में था इंस्टीट्यूट के। So now coming to the question how I prepared for the 1.5 days just before exam. So हमारे टर्म में क्या था कि हमें 2.5 डेज़ मिले थे, क्योंकि 2 दिन की लीव थी, बीच एग्ज़ाम लीव्स थी इकोनॉमिक लॉ से पहले। लेकिन मैंने क्या किया था कि 2.5 डे में से 1 डे तो मैंने DT को दे दिया था कि DT प्रिपेयर करनी है। और जो रिमेनिंग 1.5 डे था उसमें मैंने क्या किया था कि इवनिंग में प्लस में नेक्स्ट डे के मॉर्निंग में अप टू 12 PM मैंने एक कॉन्सेप्चुअल रीड ले ली थी पूरे अपने 6 चैप्टर्स की। अब जो सेकेंड डे में 12 तक मैंने 6 चैप्टर्स की रीड ले ली, और उसके बाद मैंने 6 आवर्स लगा के जो अपने केस स्टडीज़ मैंने प्रैक्टिस करी थी उनकी जो मार्क क्वेश्चंस थे वो मैंने एक बार रेफ़र कर लिए और रिवाइज़ कर लिया कि क्या क्या डिफरेंट था इनमें। और विद इन 2 आवर्स मेरे केस लॉज रिवाइज हो गए थे। तो जो हमारा फर्स्ट इवनिंग वाला डे था उसमें अपने स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर्स रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट जो फुल डे होता है अपने स्टार्टिंग के 12 AM तक का 12 PM तक का जो टाइम है उसमें आपने सारे जो रिमेनिंग चैप्टर्स है वो आपने एक कॉन्सेप्चुअल रीड ले ली। नेक्स्ट जो आपके 5-6 आवर्स है वो आपने केस स्टडीज़ में मार्क क्वेश्चंस में लगा दिया टाइम, और जो आपकी 2-3 आवर्स है वो आपने केस लॉ में दे दिया। अब जो आपके एग्ज़ाम डे है उसमें जो मॉर्निंग का टाइम मिलता है उसमें आप क्या करेंगे कि जो आपके मटेरियल्स आपको लेके जाना है वो सब आप एक जगह इकट्ठा कर लेंगे कि बाई चांस आप कोई भी मटेरियल मिस ना कर दें। सेकेंडली आपने लास्ट के 1.5 डे में रिवाइज करते हुए भी आपने कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क करा होगा कि हाँ ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है या कुछ इसमें है जो आपको दोबारा रिवाइज करना है, तो आप उसको भी रिवाइज कर लेंगे। नाउ कमिंग टू सम की पॉइंट्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ व्हाइल अटेंडिंग एग्जाम्स, कि मैंने एक रिटन एग्ज़ाम दिया था पहले ही मॉक टेस्ट, तो उसमें वो क्या सीखने को मिला था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि जो आपका टाइम है वो आपको 4 आवर्स मिलते हैं, प्लस में 15 मिनट्स मिलते हैं इनिशियल क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए। तो 15 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज करना है कि ये पहले तो आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको बस 4 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं 25 मार्क्स ईच। तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, क्योंकि जिसका आपको सबसे ज़्यादा सब पार्ट नहीं आता वो आप लीव कर सकते हैं, लीव करेंगे। सेकेंडली आपको क्या देखना है कि जिस केस लॉ का या केस स्टडी का आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो आप पहले लिखें,
क्योंकि एक इंप्रेशन पड़ जाता है कि आपके स्टार्टिंग से आंसर्स अच्छे करेक्ट होते हुए चल रहे हैं, तो आगे भी ठीक ही होंगे। तो आपको 50 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्वेश्चन आपको छोड़ना है, एंड सेकेंडली आपको किस सीक्वेंस में बाकी 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब सेकंड बात क्या है कि जो आपके 4 आवर्स हैं उसको आप बिल्कुल ये मत सोचना कि आपको 1 आवर एक्स्ट्रा मिला है, क्योंकि ये ओपन बुक है और जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है यू ट्राई योर बेस्ट कि आप बुक पे आप वो टॉपिक निकालते हैं और आपका मन हमेशा ये करेगा कि क्योंकि बुक सामने है तो बिल्कुल आप एग्जैक्टली वही लैंग्वेज लिखें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो शॉर्ट में करना होता है और अपनी लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं यूज़ करनी होती है। रीज़न बीइंग कि अगर आप पूरा ही बुक का टेक्स्ट करेंगे तो आपका 4 आवर्स भी आपको बहुत कम पड़ जाता है। तो आपको क्या करना है कि जो 240 मिनट्स हैं, और वैसे तो आपका 1 आवर फॉर ईच केस स्टडी हो गया, लेकिन ऑन अ सेफर साइड आपको बस 50 मिनट्स पर केस स्टडी रखना है और उसमें भी डिवाइड कर ले कि कितने मिनट एमसीक्यू का है, कितने मिनट डिस्क्रिप्टिव का है। और कहीं पे भी आपका फॉर एग्जांपल केस स्टडी आपके 50 मिनट्स के ज़्यादा जा रहा है, उसके बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपको वो वहीं छोड़ना है और नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ बढ़ जाना है। तो ऐसे करते करते जब आपके लास्ट के 40 मिनट्स बचेंगे, तो आपका चारों अटैम्प्ट करने के बाद जब लास्ट के 40 मिनट्स बचेंगे, तो आपको उस 40 मिनट्स में जो जो केस स्टडी छूट चुकी है उसमें भी आप देख लें कि कौन कौन सा अभी आप सॉल्व कर सकते हैं, वो आप सॉल्व कर लें जो सबसे ज़्यादा मार्क्स कंसिस्ट करता है और जो आपको लगता है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। This was all from my side in this video. In case of any further doubts or queries, please do comment in the comment section. And in case you require any suggestion or any guidance in preparation of any other subject, please do comment. I will try my best to upload a video on that as soon as possible. Thank you and have a nice day.